हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। आ जाइए, आपका टाइम हो रहा है। आज की ये क्लास हमारी सोशल साइंस की है, सामाजिक अध्ययन। 50 नंबर का पेपर आएगा, 40 प्रश्न आपको आएंगे, जिसमें से 25 आपको लेकर पास होना होगा। अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा सभी सब्जेक्ट होता है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इस पे आपको जो 90% की टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करता है। आपको जो नंबर गेन करने हैं, जैसे आपकी मेरिट बनेगी, वो 50-50 वाले जो 3 सब्जेक्ट है वही आपको नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए ये बेस्ट है। आज की इस क्लास में मैं आपके ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप जानते हैं कि सोशल साइंस में 3 मेजर सेक्शन होते हैं, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी। तो अभी हम ज्योग्राफी पे हैं, सेकंड फेज पे चल रहे हैं, हमको अभी पॉलिटी को भी पढ़ना है। तो हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक था वो मैंने अभी तक की क्लास में आपको पढ़ाया, जो कि शायद 22-23 क्लास हो चुकी है। पूरी डिटेल में बताया, जितना इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें बताई, पूरा वीडियो बनाया, हर एक चीज़ को नए तरीके से। 2022 के आप बैच के स्टूडेंट हैं और आपके लिए मैंने ना कुछ नया नया बनाया, नया सब कुछ किया, कुछ भी पुराना नहीं दिया और बीच में मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं, हर एक चीज़ को बताते चल रहे हैं। उसी के साथ आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी के सेक्शन को स्टार्ट करने चल रहे हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ, मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2 सेमेस्टर के पेपर्स करवा लिए, नोट्स भी दिया सबको, मेरी नोट्स भी सबको पसंद आई, बहुत हेल्प मिली एग्जाम में, काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और मेरे दोनों काम अच्छे हो गए, तो मैंने यहाँ पे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा हुआ, मैंने नोट्स भी बनाए, उसका भी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, अच्छे फीडबैक मिले, सब कुछ बढ़िया रहा। तो ये जो जनवरी है मेरी अच्छी गई है फिलहाल के लिए। आप मेरी सेकंड बैच है जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, नोट्स भी दे रही हूँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, बस आपका सपोर्ट है, आपका साथ है। इसलिए कहती हूँ कि आप लोग अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब एक जैसे जैसे एक दो चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती किसी को, अदरवाइज सबके जैसे एक जैसे कमेंट रहते हैं, तो वो रहता है कि नहीं, हाँ बात मेरी जो मैं बताना चाह रही हूँ वो समझ में आ रही है। चलिए फिर इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, जितना हो सके उतना झूम के शेयर करिए क्लास को अपने दोस्तों से। जितने भी आप नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे इंक्रीज करवाएंगे, हेल्प होगी मेरी, उतना मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी होगा। तो जो मिले सबसे करवाओ, ठीक है। चलो, नहीं नहीं, जिसको ज़रूरत ना हो नहीं करो, नहीं डांट भी पड़ेगी। क्या पढ़ना है हमें? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले शुरुआत हो रही है। सोलर सिस्टम, सौरमंडल। अब हमको अपने जो तारे हैं, ग्रह हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात पता है, ये जो सौरमंडल है ना, ये आपके ज्योग्राफी के सेक्शन में डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है, और यही सेम चीज़ डीलेट सेकंड सेमेस्टर में साइंस में भी दिया और सोशल साइंस में भी दिया है। अगर आप आज यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेते, तैयार कर लेते, समझ जाते हैं, तो पिछले सेमेस्टर मतलब जो आगे आएगा उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो एक पन दो काम हो जाएगा। और हम पहले से पढ़ ही रखे, हमें सिर्फ एक रिवीजन लेना है आज। तो आज चलते हैं, पुराने दिनों को देखते हैं और सौरमंडल के बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। यह प्रश्न आपको 1 नंबर का, यह प्रश्न आपको 2 नंबर का, 3 नंबर का, 100% कोई भी पूछ सकता है। इस बात को आप बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान में रखते हुए चलिए कि आपको प्रश्न बन जाएगा। अब आइए देखते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। परिभाषा सौरमंडल की सीधे तौर पर लिखने को आएगी। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्रग्रह के समूह को सौरमंडल कहते हैं। एक लाइन की सिंगल स्टेटमेंट की परिभाषा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, बताई, आपने भी पढ़ा होगा, आज मेरे साथ फिर पढ़ रहे हैं आप लोग, कि सूर्य और उसके चारों ओर, यानी कि ये सूर्य है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह का जो समूह होता है, सेट ऑफ कलेक्शन होता है, उसको हम सौरमंडल कहते हैं। इसका मतलब उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अब आपको इतनी परिभाषा बता दी, जो कि 1 नंबर का जुगाड़ आपको मैंने करवा दी। अगर एग्जामिनर पूछे तो, मैं पूछूं तो, लिखने को आए तो आपको सिर्फ इतनी ही बात वहाँ पर मेंशन करनी है। सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ये ग्रह, उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये जितने भी खगोलीय पिंड को इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी, हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। ये सभी जितने भी हैं ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। इन सारे खगोलीय पिंडों के बीच में जो एक दूसरे का लिंक होने का, जुड़े रहने का जो संबंध होता है, कोई फेविक्विक चिपका नहीं है कि वहाँ पे चिपके हुए हैं, भाई बहन तो कोई है नहीं कि वहाँ चिपके हुए हैं, तो वहाँ किस न किस रिश्ते से चिपके हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स होता है,
वो होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, जिसके द्वारा वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होते हैं। सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य होता है। सबसे सेंटर जो होता है सोलर सिस्टम का, मध्य केंद्र जो है वो सूर्य है। ध्यान रखिएगा, सूर्य है। तथा ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। सूर्य जो होता है वो तारा है, ना कि ग्रह है। जिसको नहीं पता है आज वो बात जान ले कि जो ये सूर्य रोज उगता है, ठीक है, जिसको हम जल अर्पण करते हैं, भगवान मानते, सूर्य देवता कहते हैं, ये सूर्य जो निकलते हैं ये एक तारा है, ना कि ये ग्रह है। ठीक है, तारा वो होता है जिसमें खुद का प्रकाश, खुद की चमक होती, खुद की शक्ति होती, खुद का पावर होता है। ग्रह वो होता है जिसके पास कोई चमक, कोई शक्ति, कुछ भी नहीं होती है। सूर्य जो होता है वो उसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है, वो तारा है, ना कि ग्रह है। आइए जानते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं और सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में फुल डिटेल में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो उन डिटेल पर चलने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी बात अभी तक मैंने आपको 2-3 मिनटों में बताई, आप समझ पाए कि सौरमंडल क्या होता है। परिभाषा 101% लिखने को आएगी कि सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर लिखने को मिलेगी। क्लियर? आइए आगे। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की संख्या है 8। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। जिनके नाम है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा जो है आपका शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जिसको ना याद हो, आठों ग्रह का नाम याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ये हर सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। तो जो चीज़ें हमें हर सेमेस्टर में मिलने वाली हैं उनको हम पकड़ कर चलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया कि 8 ग्रह हैं, जिनका नाम है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है। और उनके 172 ज्ञात उपग्रह, इन लोग के जो उपग्रह होते हैं जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, वो कितने हैं? 172 है। ये बस जानने के लिए प्रश्न सिर्फ यहीं तक आएगा। 5 बौने ग्रह हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ठीक है, बौने ग्रह हैं। अरबों छोटे छोटे पिंड भी, इसमें बहुत छोटे छोटे पिंड भी शामिल हैं। आकार में बहुत छोटे होने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बौने ग्रह में, पहले जो प्लूटो, पहले 9 थे, कितने थे? 9 थे। प्लूटो को जब बाहर निकाल दिया गया, बाहर, क्योंकि वो छोटा है, उसका आकार बहुत छोटा था, जिसकी वजह से प्लूटो को बाहर निकाल के बौने ग्रह में, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है इंग्लिश में, उसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो पहले 9 था, अब 8 है। तो क्या है सौरमंडल? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ तक अभी तक क्लियर आपको बता दी। समझ में आई सभी को? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, अब हम जब जान गए हैं तो अब डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे और एक अलग तरीके से प्रश्न से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे हमसे हर बारी का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आता है सूर्य, जिसको हम कहते हैं सन। इनसे क्या क्या प्रश्न बनता है कि देखिए, अब आपको इनके बारे में हो सकता है लिखने को आता है, हो सकता क्या है कि बीच बीच की टॉपिक पूछते हैं। कैसे पूछेंगे वो हम बताएंगे पढ़ते समय। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है, ग्रह है, ऐसे आपको प्रश्न बनेगा। सूर्य क्या है? एक ऑप्शन में लिखेगा तारा, एक ऑप्शन में आपको लिखेगा कि वो ग्रह है, एक में लिखेगा चंद्रमा है, एक में लिखेगा कुछ। तब आपको जब पता है कि सूर्य एक तारा है तो आप तारे पर टिक करेंगे, यानी कि इनकी इस प्रॉपर्टी से बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है 1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 मतलब 70 करोड़ किलोमीटर। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस ध्यान रखिए, मतलब देखे रहिए। हो सकता है बहुविकल्पी बने तो देख कर लिख लें, या लिखने को आए तो याद रखिए कि 14 करोड़ लगभग दूर पर है। सूर्य की पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है, एक न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो कितनी है? 15 करोड़। कम कितनी है? 14 करोड़। ठीक है, ये एक एस्टिमेट वैल्यू होती है, कोई एकदम फिक्स नहीं होती। आपको बहुत जगह अलग अलग वैल्यू भी दिख सकती है, एक्यूरेट वैल्यू दिखती है। जो चीज़ें फिक्स नहीं होती, बहुत दूर से रहती हैं, उनके हम अप्रॉक्स वैल्यू हमेशा लिखते हैं। तो कम ज़्यादा आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। आएगा जो प्रश्न बनेगा, जब मैं बोलूँ कि इस चीज़ से प्रश्न बनेगा तो उसका मतलब आप फोकस उसी चीज़ पे करिए। बाकी जो चीज़ें वो आपको मैं अब पढ़ाना है, बताना है, तो हम तो बताएंगे ही ना आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनेगा। तो पहला ही पॉइंट ऐसा था जिससे प्रश्न बनेगा। फिर बात करते हैं तीसरे की। तो सूर्य का जो व्यास है वो लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। सूर्य का जो डायमीटर, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, तो सूर्य का डायमीटर का जो वैल्यू है कितने किलोमीटर है, वो आपको बहुविकल्पी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी पर आने में कितना मिनट लगता है, ये भी आपको बहुविकल्पी बनता है, ये लिखने को कभी कभी आता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट मेनली याद रखिएगा, क्योंकि ये 16.6 सेकेंड आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग दिखेगा। तो 8 मिनट आपके मतलब कोई पूछे तो 8 मिनट, पृथ्वी पे आने में कितना समय, 8 मिनट। सूर्य की आयु कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, तो आपको ये सूर्य की प्रॉपर्टी बताई, तो इससे प्रश्न बनेगा, ये वाला प्रश्न आपको बनेगा और ये प्रश्न बनेगा। ये 3 टॉपिक ही इसमें ऐसे थे जो प्रश्न लेके आएंगे, बाकी 3 आपको मैंने बस आपको पता रहे कि ऐसा ऐसा भी एक वैल्यू है, इसीलिए बताया। सूर्य की बात हुई, आगे बढ़िए। और पॉइंट है, एक पॉइंट और है जिससे प्रश्न बनेगा कि सूर्य का जब सूर्य में जो सूर्य का एक फॉर्मेशन हुआ है उसमें हाइड्रोजन मिली हुई है 71%, 71% उसमें हाइड्रोजन है। हीलियम जो है वो 26.5% है, और अन्य जो रासायनिक मिश्रण है गैसों का वो 2.5 है। तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है ये पूछता है, इनकी वैल्यू पूछता है कभी कभी, और ये पूछता है कि हाइड्रोजन किससे किसका मिश्रण है, किससे मिलकर बना है। तब आप बताएंगे कि मैम हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से और कुछ अन्य गैसों के फॉर्मेशन से सूर्य मिलकर बना है। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य के पास सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है, मतलब जो है वो हाइड्रोजन है। कितना है, 71%। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इनकी विशेषता से ये वाला टॉपिक बहुत वैल्यूएबल है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संयलन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य सहित मतलब सूर्य को साथ में लेकर जितने भी और जो तारे में जो तारे छोटे छोटे हैं जितने और हैं उनमें हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर पाया जाता है। इसी और ये जो ये मतलब कहा जो समय पाया जाता है उसको हम संयलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है सूर्य में हल्के हल्के धब्बे, आपको सूर्य में हल्के हल्के स्पॉट भी देखने को मिलते हैं जिसको सौर कलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको सौर कलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो रेडिएशन एक मैग्नेटिक रेडिएशन को मतलब रेज को निकालते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी से एक इंटरलिंक्ड थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है। आपको जानना है, आपको इसमें से क्या ध्यान रखना है, जो कि मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर इस वाले में बताया ये, और उसके बाद ये संयलन अभिक्रिया से भी प्रश्न बनता है कभी कभी। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य में हल्के हल्के धब्बे दिखते हैं जिसको सौर कलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर कलन। इतनी बातें सूर्य के जो विशेषताएं हैं उनमें से इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब जब हम प्रश्न की प्रैक्टिस करवाएंगे, वो इसलिए अभी नहीं करवा रहे हैं कि पहले जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न आगे पीछे करके पूरा मिक्स टाइप से करवाएंगे, जिससे आपका हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का डेवलपमेंट हो, एक ही चैप्टर पर ना मतलब हम फंसे रहें। इसीलिए अभी नहीं करवा रही हूँ, ताकि पहले टॉपिक कवर करवा दूँ, ताकि कोर्स अगर मान लीजिए डेट आ जाती है सडनली, पता नहीं है कि क्या होगा, सोमवार को सुनवाई होगी, तो इसलिए पहले पढ़ लेते हैं ताकि हम कोर्स पूरा पढ़े रहें। उसके बाद हम फिर जो है प्रश्न पे चलेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न पे चल जाए कोर्स बचा रह जाए तो वो बात अच्छी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद प्रश्न पे चलेंगे, और बीच बीच में कैसे किस तरीके के प्रश्न आएंगे हम आपको बताते चल रहे हैं, तो वो भी आपका हो रहा है और कोर्स भी चल रहा है आगे। ठीक है, ताकि पढ़े रहोगे तभी तो प्रश्न करोगे, बिना पढ़े प्रश्न कैसे कर लोगे आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। आइए फिर चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ग्रह की। तारा मैंने एक बताया सूर्य, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, आप जानते हैं। ग्रह क्या होता है, ग्रह की परिभाषा बताइए, ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह को परिभाषित करिए, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय बताइए, टिप्पणी करिए। सब ऐसे ही प्रश्न बनेगा, बनता है, आता है। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है, हम ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिनका मार्ग चलने का जो रास्ता है वो भी फिक्स्ड होता है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें खुद का प्रकाश ऊष्मा कुछ भी नहीं पाया जाता है, ये सूर्य पर डिपेंड होते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा, जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के पश्चिम से लेके पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत पर, लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम चलते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़ के जितने और ग्रह हैं वो सारे पश्चिम से पूर्व चलते, सूर्य के पश्चिम से पूर्व चलते हैं, बल्कि अरुण और शुक्र जो हैं वो पूर्व से पश्चिम चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि सूर्य से ग्रहों की जो दूरी है, सूर्य से ग्रहों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्रम होता है, तो सबसे मतलब दूरी के क्रम में
तो बुध शुक्र, सबसे पहले बुध है। सब सूर्य के सबसे बगल अगर कोई ग्रह है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो सूर्य है तो इसका सबसे बगल जो ग्रह है वो बुध पहले पड़ेगा, बुध के बाद शुक्र पड़ेगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। तो ये क्या है, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। ध्यान रखना ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं बनेगा, ये लिखने को आएगा कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम लिखिए। ये क्रम लोगों को याद नहीं रहता है, तो ये क्रम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बता रहे कि सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। ठीक है, तो ये क्रम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा क्लियर तरीके से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ग्रहों का आकार का घटता क्रम। ग्रहों का आकार मतलब जैसे आकार के बेस पे पार्टों की छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो वो ग्रह। तो यहाँ पर ग्रहों के आकार का घटता क्रम यानी कि बड़े से छोटा। तो जितने 8 प्लैनेट मैंने आपको बताया कि 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रह में सबसे बड़ा जो ग्रह है आकार के हिसाब से वो हमारा बृहस्पति है, जिसको हम जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। इससे बड़ा कोई भी ग्रह नहीं है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति से बड़ा, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है, वरुण के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है। फिर से बोल रही हूँ, फिर से देखो, घट आकार के बेस पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटा। तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। तो ये क्रम है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बड़े से छोटा। आपको दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% आपको इसमें से एक क्रम जरूर लिखने को आएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रह और सूर्य के बीच में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, ये है कि सूर्य जो है वो एक तारा होता है, उसमें खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, खुद की एनर्जी होती है। लेकिन ग्रह जो होता है वो खगोलीय है कि ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिनमें खुद की प्रकाश, खुद की ऊर्जा, खुद की ऊष्मा कुछ भी नहीं पाई जाती है, वो सूर्य से ग्रहण करते हैं। ठीक, समझ में आई यहाँ तक बातें? क्लियर है सभी को? 101%। चलो आगे चलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आके रिवीजन करिए, सारी क्लासेस पढ़िए, आपकी हेल्प हो जाएगी। आइए बात कर लेते हैं बुध की। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। अब बुध की विशेषता है ये जानते हैं, यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट, सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध है, और सूर्य के सबसे पास में जो पहला आने वाला ग्रह है वो बुध होता है। ठीक, एक बात, बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है और सबसे कम समय में। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का पूरा चक्कर 88 दिन में लगा लेता है, और इससे और जितने ग्रह हैं वो इससे ज़्यादा लगाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा दिनों में लगाते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं, उपग्रह मतलब इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, और इसमें जीवन भी नहीं। बुध पे जैसे हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, हम लोग एक ग्रह पे रहते हैं ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, हम लोग एक ग्रह पे रहते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है? हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग एक ग्रह पे रहते हैं। पृथ्वी जो है वो ग्रह है, पता है कि नहीं? पृथ्वी जो ये है ये ग्रह है, हम लोग एक ग्रह पे रहते हैं, तो यहाँ पर जीवन संभव है इसीलिए रह रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से बुध भी एक ग्रह है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं, वहाँ पे कोई वातावरण, कोई एटमॉस्फेयर, हवा, सांस, पानी कुछ भी नहीं, वहाँ नहीं रह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हम भी आसमान में तैर रहे हैं, पता है कि नहीं? आप लोगों को नहीं मालूम है बात? आप लोगों को, हम भी लोग आसमान में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। क्लियर? ध्यान रखना कि हम भी लोग पृथ्वी पे रहते हैं, वो भी जो कि एक प्लैनेट है, ग्रह है। सभी को समझ में आ रही है बात है? चलिए, तो पृथ्वी से आकार में ये 18 गुना छोटा होता है। ये पृथ्वी का जो आकार है उससे ये आकार में 18 गुना छोटा होता है। मेन क्या याद रखना है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये 4 मेजर पॉइंट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से याद रखने हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। दूसरा प्लेनेट देखते हैं, शुक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वीनस। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। आपको प्रश्न बनेगा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप वहाँ पर नाम बताएंगे, शुक्र है। ये प्रश्न आपको लिखने को भी आ सकता है, ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा कौन चमकने वाला ग्रह है, तो वो है कौन सा?
शुक्र है, ठीक है, सबसे गर्म भी और सबसे ज़्यादा चमकने वाला भी। क्लियर। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 सेंटीग्रेड है। कितना है? 500 सेंटीग्रेड। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 225 दिन लग जाता है। जैसे बुध को 88 डेज लग रहा था, इसको 225 दिन लगता है। शुक्र अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की परिक्रमा करता है, अरुण के समान, इसलिए सूर्य उदय जो है वो पश्चिम की तरफ से और सूर्यास्त जो है पूरब में। शुक्र ग्रह जो है वो विपरीत चल रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था कि दो ग्रह चल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर ये बात है कि शुक्र जो है, शुक्र और अरुण की बात हुई थी, तो वो दोनों पूरब से पश्चिम चलते हैं, इसीलिए सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम से होता, सॉरी, सूर्य उदय जो होता है, एक सेकेंड, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, सूर्य उदय ये गलत हो गया। सूर्य जो उगता है वो पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पर ये आप टाइपिंग मिस्टेक है, काट देना, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है कि सूर्य अन्य ग्रह के विपरीत दिशा करता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर थी ये मिस्टेक हो गई है, सूरज जो है वो पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। आगे देखिए, फिर यहाँ पर क्या है कि शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। जैसे बुध देखिए कितना कंफ्यूजिंग है ना, बार बार शुक्र बुध करते करते चीज़ें कंफ्यूज कर देता है कि बहुत होता है। चलो कोई नहीं, सुनो। जैसे आपका बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो वैसे ये शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है। सूर्य जो है वो एक तारा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग है। जैसे बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, वैसे शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। आगे देखिए, जो शुक्र ग्रह होता है इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य निकलता है, डूबता है, इस वजह से इसको सांझ का और भोर का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न बनेगा कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा एक ग्रह है जिसको सांझ का और भोर का तारा कहते हैं, तब आप कहेंगे कि मैम शुक्र होता है वो। शुक्र को पृथ्वी की भगनी, भगनी मतलब होता है बहन, ये बहुत नज़दीक होता है। और क्योंकि आकार और डेंसिटी, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसीलिए इसको शुक्र की बहन भी कहते हैं। और शुक्र के पास में भी पाया, ये शुक्र पृथ्वी के पास में भी पाया जाता है। एक रीजन ये भी है, और एक रीजन ये है कि इसको जैसे पृथ्वी का आकार है वैसे शुक्र का भी आकार है। पृथ्वी की जितनी डेंसिटी उतनी शुक्र की भी है, लगभग डायमीटर जितना पृथ्वी का उतना इसका भी है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी, समानता पाए जाने के कारण कहा जाता है कि शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जो शुक्र है वो पृथ्वी की बहन है। फिर उसके बाद इसका कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का भी कोई अपना जो है उपग्रह नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपकी रही आज की क्लास। मैं कल आपको इसके आगे का जितना भी और टॉपिक है सारे टॉपिक क्लियर बता दूंगी, सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगी, एक दो चीज़ें और बताऊंगी। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपकी सिर्फ 2 क्लास बनेगी। एक आज ये बन गई है, आपकी ये 22-23 मिनट की क्लास हो गई है। फिर इस तरह से आपको कल फिर क्लास मिलेगी जिसमें जितने सारे और जो प्लैनेट्स बचे वो आपको, उसमें उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, जो 3-4 टॉपिक और हैं वो आपको हम इसमें कवर करवा देंगे। ये भी टॉपिक मतलब ज्योग्राफी की मेरे ख्याल से आपको शायद 3 या 4 क्लास मिलेगी, और आपको ये मान के चलिए कि आपको इसमें 7-8 क्लास और मिलेगी। नहीं तो हो सकता है कि अगर अभी हमको पॉलिटिकल थोड़ा भूल रहे हैं, देखेंगे कितना याद है, क्योंकि सिलेबस देखे काफ़ी दिन हो रहा है। तो मैक्सिमम मान के चलिए फ्रेंड्स कि 10 क्लास होगी, ठीक है। तो हम इसको, जो अभी 23 पे है, तो 32-35 क्लास, 40 क्लास, 40 नहीं होगी, 32 तक होगी, क्योंकि है सिलेबस बड़ा है ना, क्योंकि प्रश्न काफ़ी पीछे का बहुत पूछता है, तो पूछ लेगा वो अपने हिसाब से। तो हम बताएंगे आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लेंगे। ज्योग्राफी पहुंचे, शुरुआत कर लिए हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। आपको मेरे पर विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं बना कर रख पाएंगे तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। आप बिलीव करिए, सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी, दोनों सीरीज़ भी आपको करवाई जाएगी, सारी कुछ आपको बताई जाएगी। और मैथ भी हम जो टारगेट वाला है वो भी ख़त्म कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लगी? आज मज़ा आया पढ़ के कि ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत होती है पूछिए, नहीं समझ में आता तो 1-2 बार और देख लीजिए, आपकी सोल्यूशन दूर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून फ्रेंड्स।